आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर। अच्छा बेटा, व्हाइट बोर्ड भी क्लियर है? अच्छा, आज आपका टेस्ट था केमिस्ट्री का और डिस्कशन थी, लेकिन मैंने देखा था टेस्ट आज आपको काफी लेट मिला था और साथ ही बायो का लेक्चर स्टार्ट हो गया था। तो टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो मैं कोशिश करूंगा शाम को सेंड कर, और उनमें किसी एमसीक्यू में मसला हुआ बेटा वो आप बाद में पूछ सकते हैं, कल वाले लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो आज हम फिर आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आपने वो टेस्ट सॉल्व नहीं किया। ऐसे ही है ना बेटा? अच्छा जी, आज का काम कोई बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो चैप्टर नंबर 11 के रिलेटेड है। इसके दो पोर्शन है, एक है फ्रॉम अल्कोहल्स और सेकंड वन है फ्रॉम फिनोल। आज हम अल्कोहल वाले को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहले अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH लिख देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करना हो R को किस तरह से करते हैं, CnH2n+1OH। ये आपके पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने की। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, देखिए CnH2n+2O, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है CnH2n+2O। O इसमें फिक्स होता है। और अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो ये सारे अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये हम कहते हैं वाटर डेरिवेटिव। वाटर का फॉर्मूला HOH था। HOH में से एक H को अगर हम R से रिप्लेस कर तो ये अल्कोहल बन जाता। अगर इस H को HOH था, H को हम रिप्लेस कर देते थे फिनाइल ग्रुप से C6H5 से, तो ये फिनोल बन जाता। और अगर ये दोनों H R से रिप्लेस कर देते थे तो ये ईथर फैमिली बन जाती। तो सबसे पहला बेटा अगर आपसे पूछा जाए ये जो अल्कोहल्स हैं इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल होगी अक्रॉस ऑक्सीजन, तो क्या आंसर होगा? sp2। वाटर में sp3 होती है बेटा। अगर आपको याद हो मीथेन, अमोनिया और वाटर, इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो वो ab4 और ab4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा बेटा, फिर हमने सबसे पहले इसकी टाइप्स पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक, जिसमें हम मेथानॉल, एथानॉल, ये मैंने एथानॉल की एग्जांपल लिखी है। कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइल अल्कोहल, जिसमें दो हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे, 1OH 2OH, दो OH ग्रुप है, डाईहाइड्रिक। इसका नाम क्या था कॉमन नेम? इथाइलिन ग्लाइकोल। बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर इसका आयुपेक नेम पूछूं बेटा वो क्या होगा? आयुपेक नेम 1,2-डाईहाइड्रोक्सीइथेन। 1,2-डाईहाइड्रोक्सीइथेन। फिर बेटा ट्राईहाइड्रिक, जिसमें 3 OH ग्रुप होंगे, ट्राईहाइड्रिक। ग्लिसरॉल, या 1 2 3 प्रॉपर ट्राईओल। तो ये आपके इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक हो जाता है। जब OH ग्रुप्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो वो आपके पास पॉली की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। हमने जो इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है वो बेटा आपके पास एलिफेटिक अल्कोहल्स में मोनोहाइड्रिक को स्टडी करें। एलिफेटिक क्यों बोल रहा हूँ, ये ओपन चेन है, एरोमेटिक में फिनोल आ जाता है एलिफेटिक। अब मोनोहाइड्रिक में फर्दर तीन तरह से क्लासिफिकेशन, प्राइमरी,
सेकेंडरी, टर्शरी। और ये बार बार आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। नेम क्या है इसका जी? एथानोल। फिर OH ग्रुप जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, जिस कार्बन से अटैच होता है बेटा उसके साथ डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्फा कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम बताएं जरा, आइए एक नेम, क्योंकि नोमेनक्लेचर के लिए हमने यूनिट कर लिया हो। इसका नेम बताएं। 2-hydroxypropanol। 1 2 3 तो 2 प्रोपानोल। बेटा अल्कोहल है तो ओल आएगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट उस वक्त लेना है जब इससे सुपीरियर ग्रुप इसके साथ आएगा, फिर आपने हाइड्रोक्सी का वर्णन करना है। अभी तो ये खुद एक अल्कोहल है तो 2 प्रोपानोल। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? ये एक दफा बुक से भी स्टडी करेंगे आपको इजीली आ जाएगी। फिर ये आपके पास जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है मीन अल्फा कार्बन वो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होगा। इस टाइप को हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हो गए तो वो टर्शरी अल्कोहल। इसका नेम क्या होगा? 2-methyl 2-propanol। तो पहला इस यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो यही है, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल इन तीनों की पहचान होनी चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब इसी तरह से एग्जांपल आपको दे सकता है कि 2-ब्यूटानोल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। यहाँ आपके पास इस तरह से 2-मिथाइल 3-प्रोपानोल, इस तरह से बेटा आपको एग्जांपल देके वो आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए ये कौन से अल्कोहल की फैमिली है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो ये चीजें आपके पास आपको पता होना चाहिए कि 3-मिथाइल प्रोपानोल, यहाँ आपके पास सॉरी ब्यूटानोल, इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा और पूछ सकता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में फर्क आना चाहिए। फिर नोमेनक्लेचर में ये पहले भी हम पॉइंट रिपीट कर चुके हैं, जब OH ग्रुप और डबल बॉन्ड 2 फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में आ गए तो हमने किसको प्रेफर करना था, कौन सुपीरियर था? हाइड्रोक्सिल। OH और डबल बॉन्ड में OH सुपीरियर है तो इसके अकॉर्डिंग होंगे 1 2 3 4। उसका नेम क्या बनेगा? 3-methyl मिथाइल, शाबाश, 3-methyl और 2-butene 1-ol OL। ठीक है। ये प्रैक्टिस आपकी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि जब डबल बॉन्ड और OH आ गया तो मैंने OH को प्रेफर करना। और फिर इसी तरह से उसने लिखा है जब OH और एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए इनमें प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिल। बेटा इसका नेम क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी। अब OH ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा प्रोपानोइक एसिड। वन लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कोई मसला नहीं है क्योंकि उसमें वन पे ही रहना। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड और इसका कॉमन नेम
लैक्टिक एसिड, योगर्ट में ये अवेलेबल होता है। इसी तरह से बुक में ये सेकंड एग्जांपल दी हुई है, इसमें भी काउंटिंग 1 2 3 4। बेटा इसका क्या नाम बनेगा? 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 ब्यूटा डाई ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या था बेटा? टार्टारिक एसिड। ये सिर्फ उन पॉइंट्स को रिवाइज किया है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर में ये चीजें हमने की थी, तो ये बुक में भी लिखी हुई, मैं बुक वाली एग्जांपल्स को ही कोड किया है। इसके अलावा भी कोई भी आपको एग्जांपल दे दे, आयुर्वेद रूल्स को फॉलो करके उनका आयुर्वेद नेम इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ तक कोई बात पूछना चाहते हैं बेटा वो पूछ ले, फिर हम आगे इनकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। जी सर इनका जनरल फार्मूला रिपीट कर दें। नहीं बेटा, जनरल फार्मूला में एक H को मैंने इधर ऐड कर दिया तो वो CnH2n+2 हो जाएगा, उसको इकट्ठा करके लिख दिए। देखिए ना, एथानॉल। देखिए बेटा, आप चेक करना चाहते हो कि मेरा जनरल फार्मूला ठीक है या नहीं, ये एथानॉल ही है। इसको इकट्ठा करके पढ़ो तो क्या बनेगा? C2H6O। तो ये C2H6 को फॉलो तो कर O। देखिए बेटा, आपने आइसोमरिज्म पढ़ी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, उसमें आपने यही एग्जांपल दी थी C2H6O, तो उसमें एथानॉल और डाइमिथाइल ईथर बनाया था। तो ये देखिए, ये फार्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये मोनोहाइड्रिक के लिए, एक OH के लिए कोई सा ले लें। मेथानॉल का क्या फार्मूला होता है? CH3OH, यानी कि CH4O। तो ये उसको फॉलो कर 1 2 into 1 + 2 4। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पूछ ले बेटा। सर इसे डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं बेटा, एक OH ग्रुप है, उसको इस यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? फिर वो O2 आ जाएगा, यहाँ पे O3 आ जाएगा, उसको तो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। ये मोनो ROHN नहीं लिखा मैंने। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, उसके बाद अच्छा सेकंड आपके पास टॉपिक है एथानॉल की प्रिपरेशन। आपको साथ साथ बताता चलूंगा, ये एमडीकेट में है। इससे पहले एक टॉपिक है मेथानॉल की प्रिपरेशन। वो टॉपिक शामिल नहीं है, वो वन टाइम रीडिंग है। मेथानॉल को कॉमनली बेटा हम वुड सेपरेट भी कहते हैं, क्योंकि वुड की डिस्टिलेशन से भी इसको हासिल किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल CH3OH। आपकी बुक में जो प्रिपरेशन है फ्रॉम वाटर गैस। बेटा वाटर गैस किसे कहते हैं? ये मिक्सचर था कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसको हम 200 atm पे 400 डिग्री सेल्सियस पे जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो इससे CH3OH मेथानॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। जो अनरिएक्टेड होता था उसको रिसाइकिल कर देते थे। बुक में एक डायग्राम से भी बनाई हुई, वो जस्ट वन टाइम है कि इसमें टेम्परेचर क्या, प्रेशर, वाटर गैस, यानी कि मेथानॉल में जो रिएक्टेंट है बेटा वो वाटर गैस। तो ये आपके पास एक सिंपल प्रिपरेशन थी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा एथानॉल, जिसको हम ग्रेन अल्कोहल्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स के ग्रेन से हमें हासिल होता है। तो ग्रेन अल्कोहल CH3OH, सॉरी CH3CH2OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे आपकी बुक में जो इसने प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है वो है फर्मेंटेशन। बाद में और भी देखते हैं। तो पहले व्हाट इज फर्मेंटेशन? अ बायोकेमिकल प्रोसेस which take place in the presence of certain enzymes extracted from yeast, जिसे हम yeast से हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस था बेटा, जो कि आपके पास टेक प्लेस हो रहा होता था इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम यीस्ट। पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए।
फिर बेटा फर्मेंटेशन के लिए 4 कंडीशन उसने लिखी। ये चारों कंडीशन आपने याद कर लेनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो फर्मेंटेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मौजूद तरीन टेम्परेचर, वो है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। अगर आप फर्मेंटेशन के प्रोसेस को प्रॉपर्ली कैरिड आउट कराना चाहते हैं तो पहली कंडीशन है कि टेम्परेचर इस रेंज में। सेकंड कंडीशन एरेशन, आपने दो तरह से पढ़ी है, एरोबिक एंड एनाएरोबिक का वर्ड। तो ये एरोबिक है, ऐसे कह लें। एरेशन से मुराद है यहाँ पे एयर की पैसेज होनी चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए ताकि उसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो प्रोमिनेंट हो, इजीली वो हर चीज उसमें सोल्यूबल हो मैक्सिमम। एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जो रिएक्शन को रोके रखता है। जैसे हम पिकलिंग में एस्टिक एसिड को, सिरके को, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों को ऑयल को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। पुराने वक्तों में बेटा गोश्त को नमक लगा के प्रिजर्व किया जाता, प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन कैरीड आउट हो। हम चाह रहे हैं कि रिएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रिजर्वेटिव क्या करेगा? उस रिएक्शन को रोके रखेगा। तो ये 4 अदर उसने कंडीशन दी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35, प्रॉपर एरेशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब फर्मेंटेशन के थ्रू दो आपके पास तरह के रिएक्टेंट है जहां से हम थ्रू फर्मेंटेशन जब एथेनॉल हासिल करें। पहला है फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस के रिलेटिव अगर आप बुक की लाइन को अंडरलाइन करना चाहें, द रेजिड्यू ऑब्टेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो बेटा जब शुगर केन, गन्ने से जब हम चीनी हासिल करते हैं तो गन्ने का जो जूस होता है वहां से जब हम शुगर की क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो बाकी जो चीज बचती है जिसको हम मदर लिकर कहते हैं, दैट इज बेसिकली मोलेसिस। मोलेसिस क्या है भाई? शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं, उसके रस से हम, उसके जूस से हम बेटा चीनी बनाते हैं। तो चीनी का अमल जब हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन का, तो बाकी जो लिक्विड बचता है, रेजिड्यू बचता है, उसको हम क्या बोल देते हैं जी? मोलेसिस। तो बेटा ये मोलेसिस का भी वही फार्मूला, जस्ट वो इम्प्योर है, C12H22O11। ये आपके याद करने वाली, इनमें से कोई भी कंडीशन वो आपसे पूछ सकता है या किसी भी इक्वेशन को कंप्लीशन के लिए वो पूछ सकता है। तो इसमें बेटा हाइड्रोलाइज करवाया, वाटर से रिएक्शन का मतलब है हाइड्रोलाइज करवाते हैं। इससे बेटा किसमें कन्वर्ट? तो इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। ये आपके पास एक एंजाइम है, कहां से हासिल हुआ है? यीस्ट से। तो उससे बेटा क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, इसमें से ग्लूकोज को लिया जाता है, जो एल्डो ग्रुप होता है, इसको जाइमेस की प्रेजेंस, जाइमेस जो कि कहां से हासिल हो रहा है? यीस्ट से। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके पास? एथेनॉल। कब पता चलता कि एथेनॉल बन रहा है? रिएक्शन में CO2 बबल्स की फॉर्म में से जो है वो आपके पास रिमूव होना शुरू हो जाता है। इन दोनों में से बेटा कौन सा आइसोमर लेना है आपने? ग्लूकोज। ये एल्डो ग्रुप है बेटा, ये कीटो ग्रुप। इसमें से ग्लूकोज को लेंगे और इसे एथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसमें इसकी कंडीशंस आपने याद करनी। सेकंड वन है फ्रॉम स्टार्च। तो बेटा स्टार्च का जनरल फार्मूला C6H10O5 N मॉलिक्यूल। इन्हें N वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएस्टेज, एक एंजाइम है जो कि यीस्ट से हासिल हुआ है, उससे माल्टोज की फॉर्मेशन होती है, C12H22O11। बेटा इसको हम माल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज करवा दो, वही प्रोसेस, और ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज को जो है वो जाइमेस की प्रेजेंस में एथेनॉल में कन्वर्ट कर। कोई इसमें बेटा कन्वर्जन के लिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए और उनसे क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो पता होना चाहिए। इसमें भी एंड प्रोडक्ट हमारे पास एथेनॉल। इसमें जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, एक तो ये इक्वेशन आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बेटा
हमें 12 to 14% तक आप एथानॉल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्यों नहीं होता? तो वो कहता है जब ये फिर आपके पास एज अ पॉइजन होना शुरू हो जाता है, इससे ज्यादा पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो वो कहता है कि आपके पास थ्रू फर्मेंटेशन ओनली 12 to 14% एथेनॉल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इससे ज्यादा क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर रही? देखिए बेटा, ये रिएक्शन हो रहा है एंजाइम्स की प्रेजेंस। तो जब कंसंट्रेशन 14 से प्लस हो जाती है तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अगर ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन में तो बेटा फर्दर अल्कोहल ही नहीं बन पाएगा। तो पहला पॉइंट, थ्रू फर्मेंटेशन कितने परसेंट तक आप हासिल करते हो? 12 to 14%। इससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ये एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देता है एथेनॉल, इसकी हाई कंसंट्रेशन। फिर सर अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना हो तो बेटा फिर आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हो, अब बार बार उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, जिससे क्या होगा? डिस्टिलेट में आपके पास एथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। डिस्टिलेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट्स हासिल होती है, एक डिस्टिलेट, एक रेजिड्यू। डिस्टिलेट में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट सेपरेट आउट होता जाएगा और वो आपका एथेनॉल। थ्रू डिस्टिलेशन 95% तक एथेनॉल को आप सेपरेट आउट कर देते, प्योरीफाई कर 95%। इससे ज्यादा क्यों नहीं? तो बेटा फिर टर्म आ जाती है पॉजिटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम थ्रू राउट्स लॉ, ये चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर, ये वो चीजें मैं बता रहा हूं, उससे सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है। बुक में सिंपल लाइन लिखी हुई है तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, हिंट आपको दे रहा हूं। इससे ज्यादा क्यों नहीं? पॉजिटिव डेविएशन आ जाती है। फिर अगर आप 100% हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, तो उसके लिए फिर हम बेटा 100% के लिए केमिकल मेथड में कैल्शियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग यूज करते हैं, 100% एथेनॉल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट। और ये 95 नीचे से बोर्ड नजर नहीं आ रहा बेटा, ये जब 95% वाली होती है इसको हम क्या नाम देते हैं जी? आपके पास रेक्टिफाइड। और जो 100% होता है बेटा उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एब्सोल्यूट। फिर थ्रू केमिकल मेथड में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं जी? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा ये टॉपिक आपके पास विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन है, थ्रू फर्मेंटेशन फ्रॉम मोलेसिस फ्रॉम स्टार्च। अच्छा, इसमें एक चीज जरा गौर से देख लीजिएगा, उसने जो एमडी कैट का टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसमें ये नहीं लिखा कि थ्रू फर्मेंटेशन। अब अपनी बुक में से देखे और अल्कोहल की तैयारी किन मेथड से की है आप, तो और मुझे बताएंगे किस मेथड से की है? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। कौन सा रिएजेंट यूज किया था उसमें? शाबाश। H2SO4। शुरू में आपने अल्कीन को H2SO4 से रिएक्ट करवाया था, बाद में उसको हाइड्रोलाइज करवाया था। जी गुड, शाबाश। और सर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, उससे तो बेटा आपके पास अभी नहीं पढ़ा, वो आगे चल के पढ़ेंगे। चले, हाँ, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से भी आप अल्कोहल बना लेते हैं, सही है। और जो आपने पढ़ लिया मैं उनमें से पूछना चाह रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जो मैं पूछना चाह रहा था, जो अभी आपने कल परसों टॉपिक किया वो मुझे आप बताते नहीं। आपने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम फॉर्मल्डिहाइड या एपॉक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप एसीटोन से रिएक्ट करवाएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर आपको याद हो, जब मैंने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो बेटा अगर अल्कोहलिक KOH यूज करोगे, अल्कोहलिक,
उसमें अल्कीन बनता है, फिर एलिमिनेशन होती थी। लेकिन अगर आप एक्वस KOH यूज करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हमने हैलाइड के, उसमें यही पढ़ा कि आप OH से रिप्लेस करते थे बेटा, तो अगर एक्वस KOH का जिक्र आ जाए उससे वो अल्कोहल बनता है। तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन के चंद एक मेथड है बेटा। फर्मेंटेशन मैंने डिस्कस कर लिया, और कुछ मेथड हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको बता दें, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है वो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। फिर एक छोटा सा टॉपिक है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। आपने एथानॉल बना ली है, आप इसका कमर्शियल या यूजफुल यूज चाहते हैं कि आप इसे एज अ फ्यूल यूज करें, या इसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको जो है वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मजहब में जब इसकी वो कह लें कि ड्रिंकिंग वो ममनू है, वो हलाल नहीं है, तो फिर बेटा इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस से अवॉइड करने के लिए हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं 10% मेथानॉल, पायरिडीन और एसीटोन। और जब हम ये चीजें ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी नेचर चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना का नाम होता है बेटा डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। यानी कि एथानॉल को ड्रिंकिंग पर्पसेस से अवॉइड करने के लिए हम उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम डीनेचरिंग कहते हैं। उसमें हम क्या नाम देते हैं जी, क्या चीजें ऐड करते हैं? मेथानॉल ऐड कर सकते हैं, पायरिडीन ऐड कर सकते हैं, या एसीटोन ऐड कर सकते हैं। फिर बेटा आपके पास आ जाता है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथानॉल, अल्कोहल सॉरी। तो ये जनरल मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। तो ये आपके पास स्वीट स्मेल, बर्निंग टेस्ट, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनकी जो सोलिबिलिटी इन वाटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन, और बड़ी दफा इस पे कंट्राडिक्शन भी होती है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा सोल्युबल है, मेथानॉल, एथानॉल या हाइड अल्कोहल। तो उसमें हम अब मेथानॉल को क्लिक करते हैं। तो जितना कम कार्बन, हालांकि मेथानॉल और एथानॉल आल प्रोपोर्शन के साथ वाटर सोल्युबल है, लेकिन अगर इन दोनों का, क्योंकि एक्सरसाइज में बेटा MCQ दे दिया हुआ है, तो उसमें हम ऑप्शन मेथानॉल को क्लिक करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन, सर बोर्ड ब्लर है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी मैं वर्बली बता रहा था, व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? सर आ रहा है। सर क्लियर है। अच्छा बेटा, मैं जरा वर्बली ये चीजें बता रहा हूँ आपको कि एक्सरसाइज में MCQ है। ये एक्सरसाइज में एक MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोर सोलेबल। तो उसमें मेथानॉल और एथानॉल दोनों ऑप्शन दे दिए। अब ये दोनों सोलेबल होते हैं आल प्रोपोर्शन के साथ, लेकिन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है तो बेटा हम मेथानॉल को क्लिक करें। इसलिए मैंने लिख दिया कि सोलिबिलिटी इन वाटर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में भी अवेलेबल होती है। आपस में अवेलेबल होने की वजह से ये ROH HOR, तो बेटा ये अब इसमें सोल्युबल हो जाएंगे जी, वाटर सोल्युबल हो। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू मीथेन एंड इथेन। और वाटर सोल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HOR HOH। तो बेटा ये आपस में और वाटर के साथ क्या चीज शो कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So due to hydrogen bonding, they are water soluble, and due to hydrogen bonding in themselves, they exist in liquid, or they have high melting and boiling point with respect to their respective alkanes. ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हम पढ़ते होते थे एफएससी कि मीथेन और इथेन दोनों गैसेस हैं, जबकि इनके जो डेरिवेटिव्स हैं मेथानॉल और एथानॉल
दोनों लिक्विड्स हैं, तो इनकी रीजन बताएं। तो बेटा मीथेन और इथेन में लंडन फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, वो गैस के स्टेट में होती है। जबकि मेथानॉल और एथानॉल इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड स्टेट में चले। तो ये जनरल सा पॉइंट उसने लिखा। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अब बेटा आपकी बुक में दो तरह से रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया हुआ। एक है रिएक्शन, अच्छा बेटा अल्कोहल ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये ज्यादातर इनके जो जनरल रिएक्शन होंगे बस सब्स्टिट्यूशन हो, ज्यादातर इनके रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होंगे। अब वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके पास। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो मैंने रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक लिखे, इसमें न्यूक्लियोफिलिक, तो ये बेटा किसकी एग्जांपल होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर कैसे पता चला? बेटा देखो रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक, जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिमूव क्या चीज होनी है? OH की रिमूवल होनी है। और OH पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। मैं न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है आने वाला भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल ही होगा। अगर आपको याद हो मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन हमेशा एक जैसी चीजों की होती है, सिर्फ आने वाला पहले से जो लीव कर रहा है उससे स्ट्रॉन्गर होता है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन आपने मुझे कहा, तो बेटा अगर जिसमें मैं CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है OH रिमूव हो रहा है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है आने वाला भी नेगेटिव चार्ज वाला ही हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा और OH बॉन्ड कह लेंगे आपके पास OH ग्रुप रिमूव होगा। CO बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप रिमूव होगा। पहले इतनी बात समझिए, ये पॉइंट क्लियर है बेटा? रिएक्शन इन विच CO जी सर। बॉन्ड ब्रेक का मतलब है OH ग्रुप रिमूवल। OH ग्रुप रिमूवल वो कब होगा? जब बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक है। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये लिखा हुआ, टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ये आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें अगर आपने देखा था तो टर्शियरी अल्कोहल में लीस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड। या चले एक चीज तो आपने FSC में बड़ी अच्छे से याद की होगी, आप में से किसी को याद हो लुकास टेस्ट क्या होता था? लुकास टेस्ट किस लिए यूज होता था? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन इमीडिएटली शो करता था? टर्शियरी अल्कोहल्स। तीनों में ऑयली लेयर अल्कोहल। एक ऑन हीटिंग शो करता था, एक विदिन 5 to 10 मिनट्स करता था, एक इमीडिएटली। तो अगर आपको याद हो जो टर्शियरी होता था वो इमीडिएटली शो करता था। और लुकास टेस्ट ये लिखा हो, यही लुकास टेस्ट था कि हम HCl से लेकर आते थे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो उसमें CO बॉन्ड ही ब्रेक करता है। तो उसमें भी प्रैक्टिकली आपको पता चल रहा है कि CO इमीडिएटली किसमें ब्रेक होगा? टर्शियरी। यहां तक बात क्लियर है बेटा? मैंने थ्योरेटिक बेटा ये पहले इसलिए ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि एक टर्म आपको एक्सप्लेन होगी, बाकी सारा कंसेप्ट ना भी बनाए, कंसेप्ट में फिर कंफ्यूजन रहेगी। तो उससे बेहतर है कि जो आपने प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है उस चीज को पहले ऑब्जर्व करें। यार लुकास टेस्ट में CO बॉन्ड ब्रेक होता था और उसमें टर्शियरी अल्कोहल, तो जिसका मतलब है जब CO बॉन्ड टूटेगा तो टर्शियरी ये, तो जब OH टूटेगा तो उसका रिवर्स आर्डर। ये बात याद हो गया? अब इसको कंसेप्चुअली भी अगर देखना चाहें तो बेटा एक टर्म होती है इंडक्टिव इफेक्ट।
आपकी पूरी बुक में एफएससी में इसका जिक्र नहीं है, तो आपको याद करने, सिर्फ समझाने की हद तक। वैसे तो आपने ये याद कर लिया है कि लुकास टर्शरी उसमें CO बॉन्ड टूटता है, वो इमीडिएटली शो करता है, तो ये रिएक्टिविटी याद है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं सर, कंसेप्चुअली बताएं, तो वो देख लें जरा। एक टर्म होती है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। सर आपकी सर, आवाज आपका नहीं माइक आ ऑफ रही। हो गया है। ऑफ है। सर जी, आपका माइक ऑफ हो गया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसकी क्या एबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव वाले को देना पड़ेगा। इसका मतलब है वो कार्बन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में स्टेबल करने के लिए 2 मिथाइल ग्रुप है, इसमें 1 मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटाइन किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में? टर्शरी में। टर्शरी में, क्योंकि इसमें 3 चीजें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, इसमें 1। इसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने की वजह से बेटा इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, जब CO बॉन्ड, तो बेटा इसमें मिथाइल ग्रुप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा, तो ये टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि इनका कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल हो। ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसलिए तो ये SN1 देते हैं कि इसमें टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल हो जाता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? अच्छा, इसको इस तरह से रिलेट करते हैं। और जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये मैंने लिखा लीस्ट रिएक्टिव, उसमें देख लें जरा, शायद फिर आपको कंपेयर करने से आसानी हो जाए। अब हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर, ये वाला बॉन्ड, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये कार्बन को, ये कार्बन किस कार्बन को देगा? ऑक्सीजन को देगा। बेटा पहले ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन मजीद इन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल। रिपल्शन की वजह से ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ऑपोजिट चार्ज बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव दे रहा है स्टेबिलिटी की तरफ, पहले ही नेगेटिव है, वो मजीद नेगेटिव चार्ज से दे रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसका क्या है? तो ये लीस्ट आपके पास रिएक्टिव होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट का नहीं बेटा? सर ये जो अभी आपने बताया ना दूसरे वाला, वो जरा दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। देखिए टर्शरी, यहाँ पे हमने कहा जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। तो बेटा इसकी रीजन क्या बता रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप मैंने नोट लिखवा दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो बेटा ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सारा इस कार्बन अल्फा कार्बन ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेटा इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के ऊपर आप और नेगेटिव देना चाह रहे, तो वो क्या फेवरेबल होगा? उसका कोई स्टेबल एनाइन बनेगा? ये कार्बोनियम आयन ये नहीं बनेगा, तो ये इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसमें ये आपके पास आ गई है। इस क्वेश्चन में ऐसे भी बेटा वो आपको 3 ऑप्शन दे देता है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा मजेदार MCQ है, तो इसको अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मेथानॉल, एथानॉल, 2-प्रोपानॉल, 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल। जी कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा?
मेथानॉल। 2-methyl 2-propanol. मेथानॉल। बेटा जिसमें एसिड किसे कहते हैं, जो अपना H पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने कहा है जब OH, जब ये वाला चीज किसमें सबसे ज्यादा जल्दी रिमूव हो रही है, मेथानॉल में। अल्लाह के बंदो, मैंने यही आर्डर लिखा हुआ है ना एक किस्म का, ये मेथानॉल है। प्राइमरी अल्कोहल में आप एथानॉल ले लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल में आप 2-प्रोपानॉल ले लेते हो, और टर्शरी अल्कोहल में 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल। तो बेटा ये एसिडिक नेचर भी है। क्योंकि OH यानी कि H को रिमूव कर रहे हैं आप। समझ आया पॉइंट के नहीं बेटा? सर आपने कहा है ना कि टर्शरी अल्कोहल लीस्ट स्टेबल है, तो फिर इसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ये अल्कोहल नहीं बेटा, उसका जो एनाइन बनेगा वो लीस्ट है। जो उसका मैंने टर्शरी अल्कोहल की बात में मैंने कहा था, ये जो बन रहा है इसका एनाइन, ये वाला ये लीस्ट स्टेबल है, वो टूटेगा ही। यहां पे मैंने कहा ये मोस्ट स्टेबल है, ये वाला कैटाइन टूटने के बाद। जी सर ठीक है। पॉइंट बेटा? जी सर। सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, रिपीट करते हैं प्लीज। अच्छा बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा इस केस में मैंने कहा था एक चीज बस याद रख लें कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, याद करेंगे। तो जब मैं CO बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसका जो कैट है बेटा, जितना ये स्टेबल होगा इसका मतलब है उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूट रहा है। अब देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इसको स्टेबल कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करके इसको स्टेबल। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे जल्दी बॉन्ड तोड़ता जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होती जाएगी। जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल होती है वो रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस केस में देखिए जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा तो इसमें बेटा O के ऊपर नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, वो इसको स्टेबल नहीं रहने देगा, रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। सर आपका माइक फिर ऑफ हो गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जी सर क्लियर। मुश्किल भी है, अगर तो आपको याद हो जाता है दोनों तरह से। वैसे मैंने सादा सा आपको बता दिया बेटा, आप लुकास टेस्ट में वो डिहाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, उसमें हमने पढ़ता है CO बॉन्ड टूटता है और टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट एक्टिव होता है, तो उसका जब OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसकी रिवर्स बातें करनी है भाई। ये इतना सा काम कर इसमें बेटा, ये एग्जांपल्स ये बुक वाली ही मैंने कोड की है, ये एग्जांपल मोस्टली ये दोनों तो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, इनमें अगर आप देखें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है, तो थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, अमोनिया से रिएक्शन है बेटा, थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कंडीशन आपने याद करनी है। तो ये 3 रिएक्शन दिए हैं जिनमें OH ग्रुप रिमूव हो रहा है। OH ग्रुप रिमूव होने का मतलब क्या है, CO बॉन्ड ब्रेक हो, और इसमें क्योंकि बेटा OH पे नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो जो रिमूव हो रहा है उसी के बेस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर आप देखें जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, H रिमूव होता है, H है इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल। अब इसका बड़ा सिंपल सा हल होता है, आप देखिए कौन सी चीज रिमूव हो रही है, उस पे चार्ज दे, उसी के रिलेटिव सब्स्टिट्यूशन बता दो, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका रिवर्स हो गया, ये मैंने बता दिया।
इसके रिएक्शंस की एग्जांपल सोडियम के सारे। अब इसमें बेटा कौन सी चीज रिमूव होनी है? OH बॉन्ड टूटना है, H की रिमूवल है। तो H की जगह सोडियम लगा दिया, H की जगह ये वाला ग्रुप। आपके पास ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव है तो बेटा ये नेगेटिव ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे ये मिथाइल पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। इसमें ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 13 में भी आएगा। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम होता है, आपको याद हो क्या नेम था इसका? Esterification. रिमूव होता है। अब इधर मैं कैसे नहीं बताऊंगा, वो चैप्टर नंबर 13 में मैं बता दूंगा, मैकेनिज्म में आ जाता है बेटा। वहां से हमें पता चलता है इथाइल अल्कोहल का H और एसिटिक एसिड का OH ग्रुप। ये MCQ भी है कि आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दे देता है। आपके पास सबसे पहले एस्टर प्लस एसिड अल्कोहल, या अल्कोहल प्लस एस्टर एसिड, या अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर। तो इसमें ये वाली ऑप्शन आप करेक्ट करते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के लिए आप यूज करते हैं। तो बेटा ये 2 तरह के रिएक्शन है, एक जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है वो पूछ लें शाबाश। सर तमाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इंडक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, रिपीट कीजिएगा बेटा। सर तमाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो इंडक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। देखिए बेटा इंडक्टिविटी, आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा आप चाहे अगर आप अपने तौर पर इंटरेस्ट के लिए ज्यादा पढ़ना चाहती हैं तो नेट पे या यूट्यूब पे लिखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। इसकी डिटेल ना तो आपकी बुक में पूछी गई है, ना उसने बताई है, और ना उसने MD कैट में कहीं पे भी इंडक्टिव इफेक्ट का वर्ड यूज किया है। तो मैं आपको ये वाली चीज रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा कि आप सिर्फ सरफेस नॉलेज तक उसको देखें और कुछ भी नहीं। सर आपका माइक ऑफ हो जाता है, पहले भी बार बार हो गया था, उसमें काफी कुछ मिस हो गया। बेटा क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई बात। सर आपका माइक अभी भी ऑफ हो गया था, पहले भी हुआ है, तो अभी आपने क्या कहा है वो पता ही नहीं चला। बेटा मैंने ये कहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जिक्र ना आपकी बुक में ना MD कैट के सिलेबस में, लेकिन अगर आप कहते हैं सर इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल, तो उसका बेस्ट है कि आप बेटा YouTube पे देख लें, आपके फर्दर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से टॉपिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने सिर्फ ये बात कही है तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लिखता हूं इंडक्टिव इफेक्ट को सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए, तो भाई यहाँ पे पोलैरिटीज आती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बेटा इस कार्बन का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ इस कार्बन पे भी होता है, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन छीना है क्लोरीन ने इस कार्बन से, ये कार्बन इससे, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे। तो इसमें 2, बल्कि इसकी अगर डिटेल देखें तो इसमें काफी ज्यादा आ जाता है। इसमें एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है, तो आपने इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी बेटा आप देखना चाहते हैं तो आपके पास YouTube पे लिख लें इंडक्टिव इफेक्ट, या गूगल पे लिख लें, विकिपीडिया पे, आपको दोनों में ये मिल जाएगा टॉपिक। अच्छा जी आगे बेटा एक टर्म मैंने ये नीचे टर्म नहीं लिखी, अभी रूल लिखा है ऑक्सीडेशन, और ये मैं काफी दफा ये रूल बताया भी हुआ है।
प्राइमरी अल्कोहल्स की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे हमारे पास क्या चीज बनती है जी, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए तो क्या ग्रुप बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा, कीटोन, और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और ये हमारे पास क्या बना देते हैं, अल्कीन। ये याद किया हुआ पॉइंट आपने सबने, उम्मीद है आपको याद होगा। कोई भी नहीं बोला। जी सर। चले पूछ लेता हूं मैं अभी, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए 2 प्रोपानोल ऑन ऑक्सीडेशन will give 2 propanol on oxidation will give propanol, propene, propanone या ब्यूटानोल। प्रोपानोन। प्रोपानोन का अकील बेटा मुझे बताओ कॉमन नेम क्या था, एसीटोन सर। तो ये बड़े सिंपल से आपके पास बेटा, जब ये प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिखा है, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करवाते थे इससे ये अल्डिहाइड बन जाता था, और इसको हम एसिड अल्डिहाइड कहते हैं, प्लस वाटर बन। रिएक्शन कोई इतना मुश्किल नहीं था बेटा, क्योंकि अब मैकेनिज्म्स की तरफ या आपने डिटेल की तरफ तो जाना नहीं है, इसको इस तरह से लिख लेते थे हम। तो ये वाटर बन जाता था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मुराद है, इस H की जगह CH3 लगा, इस H की जगह से, तो ये 2 प्रोपानोल बन गया होगा। इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाते थे तो बेटा इससे क्या बन जाता था, एसीटोन, प्रोपानोन जिसे अभी कह रहे थे। या एसीटोन, तो कोई भी वो सेकेंडरी अल्कोहल आपको दे सकते हैं। अच्छा, ये इसको तो मैं 2 प्रोपानोल कह रहा हूं, इसका कॉमन नेम क्या कह सकते हैं, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव, तो आपको पता होना चाहिए एसीटोन। टर्शरी अल्कोहल की बात करूं बेटा, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं अंडर दीज कंडीशन, तो ये वाटर रिमूव हो जाता है, और इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3। आयुपिक नेम इसका क्या था, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, और कॉमन नेम इसका क्या है, आइसोब्यूटाइलीन। एमसीक्यूज में बेटा उसने, मैं इसलिए ये नेम साथ साथ लिखता हूं कि एमसीक्यू जब वो पूछता है वो तो नेम ही के रिलेटिव पूछता है। 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव, आपको पता होना चाहिए अल्कीन फैमिली का, ये तो पता है अल्कीन, लेकिन अल्कीन में क्या बना वो आपको इक्वेशन के थ्रू ही पता चलेगा कि वो आइसोब्यूटाइलीन बने। अंडरस्टैंड है बेटा। और फिर इसके 2 रिएक्शन वो आपके लिए खुद से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के रिलेटिव बेटा दी हुई है, एक 140 डिग्री सेल्सियस पे बुक में अगर आप देख सकते हैं, और एक 180 डिग्री सेल्सियस। एथानॉल को जब 180 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेशन करवाई जाएगी तो इथीन बनेगा, और जब 140 डिग्री इथाइल, कंडीशन दी हुई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल छोटा सा एक टॉपिक है बेटा,
तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने क्या करना है कि जब हम एथानॉल को सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करवाते हैं 180 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें बेटा इथीन और 140 डिग्री सेल्सियस पे डाई इथाइल ईथर बन जाएगी। और एक रिएक्शन यही दिया हुआ है इसमें बेटा PCl3 या PCl5 से रिएक्शन अल्कोहल को, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी था। तो अगर आपको याद हो PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो आप मुझे कोई आप से प्रोडक्ट बताएगा एथानॉल को जब PCl3 से रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता? क्योंकि आपने FSC के पेपर भी नहीं दिए और भूल भी गए हो सेकंड ईयर की चीजें हैं। बेटा 180 पे इथीन बनती थी, और अगर यही कंडीशंस 140 डिग्री सेल्सियस पे देता हूं, इसके दो मॉलिक्यूल डाइइथाइल ईथर बनता था। सर वो ऊपर से नजर नहीं आ रहा। बेटा ये डिहाइड्रेशन मैंने बताई। फिर एक रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, तो ये भी आपको वैसे मुझे बताना चाहिए PCl3 के साथ क्या प्रोडक्ट्स बनती है। बेटा एक तो यही बॉन्ड पूछता था C2H5Cl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड बनता। और अगर इसी को C2H5OH को PCl5 से रिएक्ट करवाता था तो C2H5Cl प्लस ये Cl थे और HCl। प्रोडक्ट्स बनती थी। तो ये चीजें आपको बेटा थोड़ी थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए। तो ये और लास्ट में लुकास टेस्ट वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सके, यूजेस आपने पढ़ लेने। तो अल्कोहल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अल्कोहल में कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लें और टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि शाम को या कल सुबह आपको मिल जाएगा। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह बात टाइम हो गया।